नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। 10 का एजेंडा लेकर हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आज उद्घाटन सत्र को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कई अलग देशों से बौद्ध भिक्षु भारत आएंगे। विदेशों के करीब 171 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए आज नजर आएंगे। वहीं भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और साथ ही संबोधित भी इस कार्यक्रम को करेंगे। तो अब से कुछ ही देर में यह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को। इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे दिल्ली से। तो आपको बता दें कि विदेशों के करीब 171 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए आज नजर आएंगे। भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और साथ ही संबोधित भी करेंगे। तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। अब से कुछ ही देर में उनका ये संबोधन जो है वो शुरू होगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई अलग देशों से बौद्ध भिक्षु इस वक्त भारत आएंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम जिसका उद्घाटन आज किया जाएगा। विदेशों के करीब 171 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए भी नजर आएंगे। भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि भी इसमें शिरकत करेंगे, इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है कि अतीक अहमद के व्हाट्सएप ग्रुप शेर-ए-अतीक का मेंबर रह चुका है अरुण असद। असद ने अतीक के लिए ये ग्रुप बनाया था और ग्रुप में अतीक के वीडियो, उसके वर्चस्व की पूरी कहानियां बताई जाती थी। अरुण इस ग्रुप से लेफ्ट होकर गैंग 90 व्हाट्सएप ग्रुप में का सदस्य बन गया। तो जो अरुण है, जो 3 आरोपी हैं उनमें से एक अरुण, जो कि पहले इसी ग्रुप का मेंबर था। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सख्त मिल रही है। हालांकि जैसे ही ये पूरे वारदात सामने आए उसके बाद तुरंत ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है, जिसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि असद ने अतीक के लिए ये ग्रुप बनाया था। ग्रुप शेर-ए-अतीक का मेंबर रह चुका है अरुण और पिता अतीक के लिए असद ने ये ग्रुप बनाया था, जिसमें वर्चस्व की पूरी कहानियां शेयर की जाती थी। शेर-ए-अतीक ग्रुप था ये, जिससे आरोपी अरुण जो है वो लेफ्ट हो गया था। गैंग 90 व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बन गया था उसके बाद में अरुण। तो पहले इसी ग्रुप का सदस्य था जिसमें अतीक अहमद की पूरी वर्चस्व की कहानियां बताई जाती थी और उसके बाद में इस ग्रुप को छोड़ करके वो दूसरे अन्य ग्रुप में जुड़ गया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो लगातार इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिन्होंने अतीक अहमद और अशरफ को की हत्या करी सभी के सामने। उनसे अब पुलिस गिरफ्तारी के बाद में लगातार पूछताछ कर रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में पुलिस लगातार इन तीनों से पूछताछ कर रही है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि तीनों आरोपियों को सरेंडर करने के बाद गिरफ्तार किया गया था और रिमांड की अर्जी कल डाली गई थी। सीजेएम कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड की अर्जी मंजूर की है और लगातार पूछताछ में तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से पता चला कि लॉरेंस को मीडिया की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे उनको भी ऐसा गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में लिया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उसके अलावा शेर-ए-अतीक के नाम का एक ग्रुप बनाया गया था उमेश पाल शूटआउट से पहले, उसका भी जिक्र न्यूज़ वन इंडिया ने इससे पहले किया था। और अब जब पूछताछ हो रही है तो कहीं ना कहीं और भी चीजें निकलकर सामने आई हैं कि जो अरुण है वो कहीं ना कहीं जो है शेर-ए-अतीक ग्रुप में मेंबर था और कुछ समय पहले ही उसने जो है असद के साथ मिलकर ये प्लानिंग बनाई थी कि कैसे जो उमेश पाल को मारना है।
उसके पहले ही वो जो है ग्रुप से लेफ्ट हो जाता है और 90 स्टैंड के नाम से एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप को सक्रिय कर देता है, जिसमें सनी और जो एक और आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है लॉरेंस, उसको उस ग्रुप में रखा जाता है। कहीं ना कहीं ये पूरा सिंडिकेट अब निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से उमेश पाल की हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसके बाद जराइम की दुनिया में अपना कद बड़ा करने के लिए इसने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा। हालांकि तमाम सवालों के जवाब जो है वो गोलमोल दिए जा रहे हैं। देखना होगा कि रिमांड के दौरान और क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं। नीलेश, ये तो बात हो गई अरुण की, लेकिन बाकी जो और दो अन्य आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ में क्या कोई बड़ा खुलासा अभी तक हुआ है? देखिए, इन सभी से एक साथ अलग अलग सवाल पूछे गए कि प्रयागराज में कब से थे, कहां से आए थे, इनको मदद कौन कर रहा था, गाड़ियां कहां से मुहैया कराई गई थी। हालांकि गाड़ियों का भी पर्दाफाश हो गया। जो 3 गाड़ियां घटना वाले दिन बरामद हुई थी कॉल्विन अस्पताल के परिसर के अंदर से, वो कहीं ना कहीं अब उसका भी सच निकल कर सामने आया कि वो तीनों गाड़ियां अस्पताल के कर्मचारियों की हैं। दूसरी ओर आखिर फिर क्या ये पैदल वहां पर रेकी कर रहे थे, इनके पास मोबाइल फोन था तो उसमें सिम क्यों नहीं था? उन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। और सनी पुराना की अगर बात की जाए तो सनी पुराना जो है वो पहले से ही अपराधी है। 16 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है, कई बार जेल जा चुका है। सुंदर भाटी से भी जेल में उसकी मुलाकात हो चुकी है। पश्चिमी यूपी का जो माफिया था सोढ़ी, उससे भी इसने मुलाकात की है। पंजाब के साथ इसके तार जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं पर लगातार जो है एसआईटी की टीमें जांच कर रही हैं और पूछताछ चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश। तो अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुलिस रिमांड पर लिए जाने के बाद में आरोपियों पर अब सवालों की बौछार हो रही है। पुलिस रिमांड में आरोपी जो सवाल पुलिस की तरफ से पूछे जा रहे हैं उनका ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहे, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। पुलिस की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर तुम तीनों कब से साथ में हो, एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए, प्रयागराज कब आए, हत्या की प्लानिंग कब की गई, प्रयागराज में कहां पर रुके थे, क्या प्रयागराज के किसी लोकल ने तुम्हारी मदद की थी, तो मीडिया से नहीं थे तो अतीक अशरफ के अस्पताल आने की सटीक सूचना कैसे मिली, क्या किसी मीडिया कर्मी के भी संपर्क में थे, कैमरा और माइक आईडी कहां से मिली, ये तमाम सवाल इस वक्त इन तीनों आरोपियों से अब पूछे जा रहे हैं। साथ ही उनसे पूछे जा रहे हैं लगातार कि इससे पहले प्रयागराज वो कितनी बार आ चुके हैं, अस्पताल में इतनी भारी सुरक्षा होने के बावजूद भी ये कदम आखिर उन्होंने क्यों उठाया कि सभी के सामने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी। अगर पुलिस की तरफ से तीनों आरोपियों के ऊपर फायरिंग होती तो ये तीनों आरोपी क्या करते, ये भी सवाल पूछा गया है आरोपियों से कि उसके बाद में उनका क्या प्लान था, क्या इससे पहले भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में ये तीनों आरोपी शामिल रहे। तो इस तरीके के तमाम सवाल फिलहाल अब तीनों आरोपियों से लगातार पूछे जा रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तैयारियां इस वक्त तेज कर दी गई है, जहां बहुजन समाज पार्टी की 4 टीमें हैं जो कि प्रचार करती हुई नजर आएंगी। निकाय चुनाव में पार्षदी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रखा गया है। वहीं जिला कमेटी से लेकर बूथ स्तर तक 4 कमेटियों का गठन किया गया है। जिला इकाई के पदाधिकारियों की 30 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। टीम में मंडल जोन इंचार्ज, महानगर अध्यक्ष, महासचिव, प्रभारी भी शामिल हैं। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी इस बार पूरी चुनावों की तैयारियां कर रही है और चुनाव प्रचार करने के लिए किस तरीके से टीमें बनाई गई है वो भी आपको बता रहे हैं। टीम में मंडल जोन इंचार्ज, महानगर अध्यक्ष, महासचिव और प्रभारी भी शामिल है जो चुनाव प्रचार करेंगे। तो कुल मिलाकर तैयारियां तेज हो चुकी है बहुजन समाज पार्टी की। आपको बता दें कि नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें 4 मई को और 11 मई को वोटिंग होगी और उसके बाद में 13 मई को नतीजे आएंगे। तो सभी पार्टियां अपनी पूरी टीम के साथ इस लड़ाई में अब जुट चुकी है। लगातार चुनाव प्रचार अब किया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए। संदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? बहुजन समाज पार्टी भी इस बार पूरी तरह से देखा जाए तो चुनाव प्रचार में इस वक्त जुट चुकी है, तैयारियां उसकी देखने को मिल रही हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पे अपनी 4 टीमों के साथ में प्रचार में जुटेगी, इसके साथ साथ जो निकाय पार्षदी की ज्यादातर सीटें हैं
उनको जीतने का लक्ष्य इस बार हासिल करेंगे, यानी कि अपने बूथ को स्तर को पूरी तरीके से मजबूत करेंगे, करने का प्रयास होगा। इसके लिए 30 सदस्यीय जो टीम है वो निर्धारित की गई है, जिसमें अध्यक्ष मंडल और जोन इंचार्ज और महानगर अध्यक्ष और महासचिव प्रभारी शामिल किए जाएंगे, जिनमें वार्डों को प्रचार की कमान जो है उन्हें संभाली जाएगी। वहीं अगर बात करें टीम स्तर के जो अध्यक्ष है, प्रभारी हैं, उन समेत जो है पदाधिकारी उनमें शामिल होने वाले हैं, यानी कि अपने बूथ लेवल को मजबूत करने के लिए लगातार अपनी टीमों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगी मायावती। इसके साथ ही साथ में अगर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में अगर अच्छी बढ़त हासिल करती है तो लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को दमखम से लड़ाने की प्रयास करेंगे। उसी तर्ज पे पूरी तरीके से इस बार के चुनाव को कराना चाहती हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। उसी कड़ी को लेकर के जो अपने 30 उम्मीदवारों का जो घोषित किए हैं, जो उनके प्रभारी हैं, महानगर प्रभारी हैं, उन प्रभारियों के कंधों पे कमान होगी कि अपनी सीटों को ज्यादा से ज्यादा जीत करके सामने मैदान में लेकर के आए। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संदीप। वहीं यूपी उपचुनाव को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां उत्तर प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ेगी उपचुनाव। दरअसल आपको बता दें कि स्वार और 96 विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव होना है और इससे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है कि इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी इस वक्त पूरी तरीके से कमर कस ली है उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के लिए। लेकिन उपचुनाव जो हो रहे हैं 2 सीटों पर, स्वार और 96 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव है उसमें बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ेगी। उन उपचुनावों से बहुजन समाज पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उपचुनाव को लेकर यह ऐलान कर दिया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि स्वार और 96 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव है उसमें बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। खुद की दूरी बना ली गई है इन दोनों उपचुनावों से। हालांकि नगर निकाय चुनाव के लिए अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से तैयार है बहुजन समाज पार्टी। लगातार चुनाव प्रचार के लिए अब टीमें बनाई जा रही हैं, लेकिन उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी नहीं उतरेगी। खुद को अलग कर लिया है उपचुनाव से बहुजन समाज पार्टी ने और पूरी जान, पूरी कोशिश अब नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण सीटों पर उपचुनाव है ये, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इस उपचुनाव से फिलहाल खुद को अलग कर लिया है, इसका ऐलान किया गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? एक तरह से देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का फोकस जो है पूरी तरह से निकाय चुनाव पर ही, क्योंकि उपचुनाव से उसने खुद की दूरी बना ली है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती की हम बात करते हैं तो उनका पूरा फोकस जो है इस बार जो है निकाय चुनाव का है। अपने बूथ को सबसे पहले मजबूत करने का जो उनका लक्ष्य है उसको पूरा करने का है। उसी कड़ी की अगर बात करते हैं कि जो 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं और जिनमें उपचुनाव होने हैं, उन चुनाव की अगर बात करते हैं, स्वारा और 96 सीटें हैं, जो कि एक मिर्जापुर में और दूसरा रामपुर में सीटें हैं। और इन सीटों को लेकर के पूरी तरीके से मना कर दिया है कि जो हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे वहां पे। जिससे पहले की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी अपना एक प्रत्याशी उतार दिया है। अगर बात करें अपना दल की तो उसने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, लेकिन बसपा इस उपचुनाव से बिल्कुल दूरी बना लिया है और इससे पूरी तरीके से निकाय चुनाव पे फोकस कर रही है कि निकाय चुनाव पे अपने बूथ को मजबूत करेगी। उसके साथ ही साथ में बूथ को मजबूत करने के बाद अपने जो स्टार प्रचारक हैं उनकी सूची भी तैयार करेगी। तो निश्चित तौर पे पूरी तरीके से बसपा जो है निकाय चुनाव पे पूरा फोकस करने के इरादे से इस बार उतरना चाहती है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बुलंदशहर के, जहां पर बाहुबली नेता गुड्डू पंडित की पत्नी अर्चना पंडित होंगी समाजवादी पार्टी की नगर पालिका की प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के बाहुबली नेता हैं गुड्डू पंडित। समाजवादी पार्टी ने हिस्ट्री शीटर काले खां को भी अध्यक्ष पद का टिकट दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बुलंदशहर से। तो समाजवादी पार्टी
ने एक बार फिर से हिस्ट्री शीटर काले खां को अध्यक्ष पद का टिकट दिया है, जो लगातार ये कहती है कि नई अपराधियों से और हिस्ट्री शीटरों से समाजवादी पार्टी की दूरी है, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से टिकट दिया गया है, जिससे ये नजर आता है कि अभी कोई दूरी नहीं बनाई गई। अगली महत्वपूर्ण खबर है बुलंदशहर से, जहां पर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन अजमल छोटे ने वर्तमान अध्यक्ष पर आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी से टिकट दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए लेने का ये आरोप लगाया गया, जिसके बाद आहत पूर्व चेयरमैन ने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर अपने पैसे वापस दिलाने की भी मांग इस वक्त की गई है। तो जहां टिकटों का बंटवारा इस वक्त शुरू हुआ है, तो उसी बीच इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अशोक जुड़ गए। अशोक, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर के पांसू नगर पंचायत से मामला है, जहां टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। टिकट के बदले पैसे का मामला सामने आया है, जिसमें 2 लाख रुपए में डील हुई थी और डील के उपरांत दूसरे को टिकट मिलने के बाद में पूर्व चेयरमैन ने जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए कि 2 लाख रुपए लिए थे टिकट दिलाने के नाम पर। जब टिकट नहीं मिले तो मैंने पैसे वापस मांगे तो उन्होंने 70,000 रुपए तो वापस कर दिए और 1,30,000 रुपए बकाया है। हालांकि पूरे मामले में न्यूज़1 इंडिया ने जिला अध्यक्ष का पक्ष जानने की कोशिश की, तो फोन पे वार्तालाप के दौरान उन्होंने बताया है कि ऐसी जो आरोप मुझ पे लगा रहे हैं वो निराधारित हैं और इसमें पूरे मामले को धर्मेंद्र सिंह जो वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो पैरवी कर रहे थे, उनके ही कहने पर टिकट दूसरों को दिलाया गया है। ये गंभीर निराधारित है, वो खुद कांग्रेस में शामिल होकर अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। जो आरोप लग रहे हैं ये निराधारित है। जो भी कोई ऑडियो या वीडियो हो, किसी से बातचीत का वीडियो हो, हमने मांगे हो पैसे तो अपना स्पष्टीकरण दे। मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा कि मैं अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष बना हूँ और छोटे पद से निकलकर बड़े पद मिलने के बाद में ये लोग मेरे साथ षड्यंत्र रच रहे हैं। हालांकि पूरे मामले ने पूर्व चेयरमैन ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लिखित में शिकायत की है। अब देखना होगा कि न्यूज़1 इंडिया इस खबर को प्रमुखता से चला रहा है। इस उपरांत जांच के उपरांत जिला अध्यक्ष में क्या कार्रवाई। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अशोक। और चलिए 10 के एजेंडे में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां नगरीय निकाय चुनाव में दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। दूसरे चरण के प्रत्याशियों के चयन की कवायद भी तेज है। दूसरे चरण के प्रत्याशियों के चयन में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। प्रदेश कार्यालय को जिले से दावेदारों के नामों का जो पूरा पैनल है वो इस वक्त मिल चुका है। दूसरे चरण के प्रत्याशियों का लखनऊ में भी जमावड़ा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जल्द ही दूसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची जारी की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे चरण के प्रत्याशियों का जो लखनऊ में जमावड़ा इस वक्त कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जल्दी ही दूसरी सूची जारी की जा सकती है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। नगरीय निकाय चुनाव में दूसरे चरण की तैयारियां भी इस वक्त तेज हो चुकी हैं। दूसरे चरण के प्रत्याशियों के चयन की कवायद भी तेज है। दूसरे चरण के प्रत्याशियों के चयन में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। पैनल का नाम जो है उसको डिसाइड कर लिया गया और उसके बाद में जहां तक है आज दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। दूसरे चरण के प्रत्याशियों का फिलहाल जमावड़ा लखनऊ में लगा हुआ है और जल्दी ही ये सूची प्रत्याशियों की जारी की जाएगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव में दूसरे चरण की तैयारियां सतत तेज हो चुकी हैं और लखनऊ में जो कार्यालय है वहां पर भी कहीं ना कहीं जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो लगातार सभी पार्टियां अब दूसरे चरण के लिए मंथन में जुटी हुई हैं। हालांकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दूसरे चरण का मंथन पूरा हो चुका है। सभी प्रत्याशियों के जो पैनल दूसरे चरण के जिलों से आने थे वो मुख्यालय पर आ चुके हैं और लगातार प्रदेश मुख्यालय पर इन सूचियों को लेकर मंथन चल रहा है, जिसमें कोशिश होगी कि जल्द से जल्द दूसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी जाए, ताकि जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में जाएं और भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म कर सके। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर चूंकि जिलों से जो पैनल बनाए जाने के निर्देश थे वो पहुंच चुके हैं, तो प्रत्याशी जो संभावित हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि उनको पार्टी से प्रत्याशी बनाया जाए, उनका जमावड़ा भी अब धीरे धीरे लखनऊ में होने लगा है और लगातार कहीं न कहीं पार्टी में मंथन जारी है। तो उम्मीद है आने वाले 1-2 दिन में दूसरे चरण के भी सभी प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब दिल्ली की, जहां पर मनीष सिसोदिया जमानत मामले में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में सिसोदिया की जमानत पर यह सुनवाई होगी, जहां सीबीआई केस में ट्रायल कोर्ट से याचिका खारिज हो चुकी है। मनीष की जमानत स्पेशल जज ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। तो काफी अहम आज ये सुनवाई हाईकोर्ट में होने जा रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ में फोन लाइन पर। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? हाईकोर्ट में आज ये अहम सुनवाई होनी है मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर। चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको बता रहे हैं कि सीबीआई केस में ट्रायल कोर्ट से याचिका इससे पहले खारिज हो चुकी है और उसके बाद में अब हाईकोर्ट में आज ये सुनवाई होनी है। पीयूष हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? मनीष सिसोदिया जमानत मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। निश्चित रूप से देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले से जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, या अब अरविंद केजरीवाल से भी सीबीआई ने पूछताछ कर ली है। तो निश्चित रूप से आज दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर कहीं ना कहीं सुनवाई होने वाली है। चूंकि सीबीआई केस में ट्रायल कोर्ट से याचिका खारिज हो चुकी है, ऐसे में अगर हम बात करें तो आज जब सुनवाई होगी दिल्ली हाईकोर्ट में, तब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में राहत मिलती है या नहीं मिलती है। क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो 20 अप्रैल यानी आज का जो दिन है वो तय किया गया था कि आज फिर से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। कथित तौर पर जिस तरीके से शराब नीति घोटाले से जुड़े जो केस है कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से आज देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ सुनवाई होती है। क्योंकि जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत, सीबीआई की केस में अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया की जमानत स्पेशल जज ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आज सुनवाई होने वाली है। हालांकि मनीष सिसोदिया की बात करें तो जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए 10 के अजेंडे में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ को संवारने के लिए 2600 करोड़ के बजट की मंजूरी इस वक्त मिल चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपना बजट 515.73 करोड़ तक बढ़ा दिया है और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2086 करोड़ था लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये बजट। अब 2023-24 का ये बजट जो है वो 2601 करोड़ से ज्यादा का है ये बजट है। तो बजट बढ़ने से कहीं ना कहीं शहर के विकास को भी अब गति मिलेगी और एक धीरे धीरे लखनऊ का कायाकल्प देखने को मिलेगा। तो लखनऊ को संवारने के लिए 2600 करोड़ के बजट की इस वक्त मंजूरी मिल चुकी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपना बजट 515 करोड़ तक बढ़ा दिया है पिछले साल के मुकाबले इस बार अगर देखा जाए तो। यूजीसी के अध्यक्ष ने कई विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा है और इस पत्र में स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने की बात कही गई है। सभी शिक्षण संस्थानों में स्थानीय भाषा को प्रमोट किया जाए, ऐसा कहना है यूजीसी की तरफ से। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी विश्वविद्यालयों में स्थानीय भाषा में परीक्षा कराई जाए, तो यूजीसी की तरफ से ये निर्देश इस वक्त दिए गए हैं।
और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। 10 के एजेंडे में एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे, बने रहिए हमारे साथ।